हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं करंट अफेयर एनालिसिस के सितंबर मंथ के पार्ट 1 के साथ। इससे पहले मैंने जून जुलाई अगस्त तीनों महीने के जो करंट अफेयर एनालिसिस थी तीनों को ही मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है, और सारे का जो वीडियोस का जो लिंक होगा वो उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यह साथ ही आप डायरेक्टली ऊपर जो राइट साइड आई आइकन है वहां से भी आप डायरेक्टली वीडियोस के लिंक पे जा सकते हैं। तो दो ऑप्शन है, आप कहीं से भी सारे वीडियोस के जो पिछले के जो वीडियोस हैं वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ आप जब तक जितना ज़्यादा आप रिविजन्स करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप यूपीएससी का जो जिस तरह का सिलेबस है, आप एक बार कोई पढ़ के आसानी से उसे एग्जाम में नहीं निकाल सकता। या तो आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच लेके उसे रिवीजन करना होगा, कभी कुछ लिख के तो कभी रिवीजन करके, कभी उसके इमेजेस कोई भी टॉपिक से रिलेटेड उसको गूगल में सर्च करके, मतलब कुछ ऐसा वैसा, मतलब इस तरह का टेक्निक यूज करना होगा ताकि आप अच्छे से उसे अपने दिमाग में बैठा सकें। क्योंकि आपको यूपीएससी कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता है, जैसा कि कोई और जो भी स्टेट पीसीएस या एसएससी वगैरह एग्जामिनेशन में जिस तरह का पूछा जाता है। तो हमें बहुत ही एकदम डायनेमिक वे में इसका प्रिपरेशन करना होगा। तो उसी के लिए आपको रिवीजन अपना बेस्ट देना होगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो पढ़ते हैं वो तो समझ ही जाते हैं किसी भी टॉपिक को, बट उसको रिलेट करके जब तक आप अच्छे से ना 10 या कम से कम 4-5 बार रिवीजन ना कर ले, तब तक आप मैंने अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। और जैसा कि शुरू करने से पहले हम एक मैप क्वेश्चन करते हैं। तो आज का मैप का क्वेश्चन है ये: आइडेंटिफाई द स्टेट वेयर रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। तो हम लोग को पता करना है कि ये जो रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस स्टेट में है। तो वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश जो कि एकदम हमारे, जिसको हम हमारा देश का हार्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में डिसाइड किया कि जो रत्तापानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था इसको एज अ टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाए। ठीक है, और तो क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड जो इलीगल माइनिंग और पोचिंग चल रहा था उनको कंट्रोल भी करना था, और टाइगर्स का जो कंजर्वेशन था उनके ऊपर, मैंने इसके ऊपर उनको ध्यान देना था। तो इसलिए उनको टाइगर रिजर्व में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो वो आसानी से इस एरिया को अच्छे से माइनिंग और पोचिंग, पोचिंग मतलब जानवरों का जो लेन देन और जिस तरह मार के उनको उनके खाल को जो बेचते हैं उनको पोचिंग कहते हैं। तो ये सब चीज को रोका जा सकेगा। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। ठीक है, तो ये मैप में हम आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये हो गया मध्य प्रदेश का एक फिजिकल मैप। तो स्पेशली आप जो भी हिल्स से रिलेटेड है वो हिल्स आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये कालीभाती हिल्स, महादेव हिल्स, छिंदवाड़ा प्लेट्यू। उसके अलावा इस साइड है लश्कर प्लेन। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट लेक्स वगैरह है कुछ कुछ, और रिवर्स तो यहाँ के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जैसे नर्मदा रिवर जो, मतलब ये हमारे इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, जो कि एक मतलब एकमात्र सबसे बड़ा रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग मतलब अरेबियन सी में जो जा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर इसलिए है। बाकी तो मैक्सिमम रिवर तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। पर सबसे और भी रिवर्स है इसके साथ, जैसे माही हुआ, साबरमती हुआ, या तापी नदी जो ये आप देख पा रहे हैं। तापी नदी भी है यहाँ पे जो मध्य प्रदेश को टच कर रहा है। और ये दो रिवर है जो कि मध्य प्रदेश को टच करता है, और वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो नर्मदा रिवर यहाँ से फ्लो हो रहा है। और उसके अलावा और भी बेटवा रिवर ये रहा। उसके अलावा आपको केन रिवर भी हुआ। जो केन और बेटवा जो रिवर था, इन दोनों के बीच एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो कि पहला हमारे देश का था, वो भी इसी के बीच हुआ था। चंबल रिवर इधर हो गया जो कि गंगा का एक ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर भी ये जो भी रिवर है ये जा रहे हैं गंगा में, जाकर यमुना में मिलेंगे, और यमुना से फिर वापस गंगा में भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर हो गया उत्तर प्रदेश, इस साइड हो गया राजस्थान, इस साइड हो गया गुजरात, इस साइड हो गया महाराष्ट्र, और इस साइड हो गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से ही काट के बनाया गया है। ठीक है, तो कौन सी ईयर में बनाया गया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए, या एटलीस्ट आप गूगल करके जरूर अपने पास अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, तो ये सारा हो गया यहाँ। अब कुछ जैसा कि ये मैं आपको राइट साइड वाला मैप देख रहे हैं, सेम मैप है बट ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है। तो मैं क्यों फॉरेस्ट से रिलेटेड इस मध्य प्रदेश को बारे में बता रहा हूँ? क्योंकि इंडिया का एकमात्र, मतलब सबसे जो एक जो सबसे पहला स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है वो है मध्य प्रदेश। और इसके मतलब जो अगर ये मतलब जो हिल स्टेशन, मतलब हिल स्टेट्स में लेंगे, हिली स्टेट्स अगर पॉइंट करते हैं तो वो है अरुणाचल प्रदेश। बट ये जो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर जो करता है वो मध्य प्रदेश करता है। अरुणाचल प्रदेश से सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया है, मतलब 80%, जैसे आप मान लीजिए कि वो हो गया वहाँ का एरिया जो कि फॉरेस्ट ही है। बट सबसे ज्यादा वो 80% से भी ज्यादा की मात्रा में ये मध्य प्रदेश के पास है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं शायद आपको समझा पाया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नीट।
जिसे हम MHRD वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एडुकेशन और इसे मतलब स्कूल कॉलेज इस सबसे रिलेटेड है। तो ये है क्या आखिर में? तो हाल ही में ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने क्या किया, इसे नीट को अनाउंस किया। ये क्या करेगा कि एक अपना मतलब बेटर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ये हायर एजुकेशन में अच्छे से अच्छे लर्निंग आउटकम्स लाए जाने का ये प्रस्ताव रखा गया। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काफी अभी जो मतलब अभी के टाइम में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आप अगर अपनी स्टडीज या किसी चीज में नहीं लाते हैं तो वो आपके लिए सबसे मतलब आप एकदम बहुत पीछे चल रहे हैं। आप समझ लीजिए आप अपने 50 साल पीछे चले गए हो, ऐसा हाल हो जाएगा अगले 5 साल में। तो इसलिए ये लाना बहुत ही जरूरी था। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। ये कैसे काम करेगा? तो ये क्या करेगा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट जो है ना उनके लिए ये स्पेशली ध्यान देके किया जाएगा। क्योंकि जो भी मतलब जो बैकवर्ड नहीं, जो अच्छे वेल डेवलप्ड मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो बच्चे तो आसानी से मोबाइल और टैबलेट और लैपटॉप ये सब की मदद से काफी ज्यादा डिजिटली उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो वीकर सेक्शन है ना, वीकर स्टूडेंट्स हैं, उनके पास तो एक मोबाइल तक सही ढंग से नहीं रहता, तो वो बाकी चीजों में कैसे जाएंगे? तो इन सबको ध्यान देते हुए ये नीट स्कीम में लाया जाएगा कुछ कुछ प्रावधान, ताकि उनको भी एक मतलब उस तरह का सपोर्ट किया जा सके। और जो एड टेक कंपनीज है ना, एडुकेशन टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल लेंगे, पूरी तरह से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ताकि वो अच्छे से अच्छे सोल्यूशन और इनका जो रजिस्ट्रेशन का जो इशू है उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकें नीट के पोर्टल के थ्रू। ठीक है। और इसके अलावा ये जो इस तरह का डेवलप करेंगे तो कित मतलब चार्जेस जो भी लेंगे ना, ये एड टेक कंपनीज जो भी होंगे, इनको ऊपर छूट दिया हुआ है कि आप अपना हिसाब से चार्जेस रख सकते हैं कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो आप क्लासेस लेंगे या आप सिखाएंगे बच्चों को, वो अपने हिसाब से आप चार्जेस अपने पॉलिसी के तहत कर सकते हैं। बट कुछ क्लॉजेस को भी इसमें रखा गया है इंपॉर्टेंट, जो कि है आपको एटलीस्ट 25% जो कि आपको देना पड़ेगा, मतलब एज अ क्या कि जैसे कूपन्स होता है ना, कूपन्स हुआ, डिस्काउंट हुआ, इस तरह का आपको देना पड़ेगा मतलब एज अ कंट्रीब्यूशन, मतलब नेशनल कॉज के तौर पे। ठीक है। उसके अलावा MHRD ने ये कहा कि ये कुछ फ्री कूपन्स भी वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए वो करेंगे, जैसा मैंने ऊपर में ही बोला। तो ये फ्री कूपन्स भी दिया जाएगा, ताकि क्योंकि वो तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकेंगे ना, अगर कुछ ज्यादा अमाउंट रख दिया गया, ये एडुटेक जो भी एडटेक कंपनीज होंगे, तो कैसे वो मैनेज करेंगे? ठीक है। उसके अलावा AICT जो होगा वो इनका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगा ये नीट प्रोग्राम का। ये नीट प्रोग्राम तो क्या बोले, ये कोई एडुटेक कंपनीज इसको अच्छे से बनाएंगे। बट ये एडटेक कंपनीज और नीट प्रोग्राम के बीच क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो AICT को रिपोर्ट करते रहना होगा, क्योंकि ये हो गया इनका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। AICT's मार्गदर्शन एंड मार्गदर्शन दर्शक स्कीम। ठीक है, एक है दर्शन, एक है दर्शक। ये स्कीम, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, क्या है, हम अभी अच्छे से जान लेंगे। तो ये AICT का है, तो इसलिए MHRD तो इसमें रहेंगे ही, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो मार्गदर्शन पहले पर से, मार्गदर्शन। तो मार्गदर्शन जो स्कीम है, इसके तहत क्या होगा कि आपको इंस्टीट्यूशन जो भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है ना, जिनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, वो टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन है, तो उनका काम होगा कि 10 से 12 जो भी उनसे वीकर इंस्टीट्यूशन या कॉलेजेस होंगे ना, उनको एज ए मेंटरली उनको मतलब अच्छे से एम्पावर करना, हर तरह का सोल्यूशन देना, हर तरह का अच्छे टेक्निक ऑफ स्टडी बताना, किस तरह से आपको प्रोजेक्ट लैब करना चाहिए, किस तरह से आपको अपने बेटर लर्निंग प्रैक्टिसेस जो होता है ना, बेस्ट टीचिंग और लर्निंग प्रैक्टिसेस आपको वहाँ पे वो देने का काम करेंगे। तो एक तरह से वो मार्गदर्शन, एक दर्शन करवा रहे हैं, बोलते हैं ना मार्गदर्शन दीजिए, तो वो मार्गदर्शन देंगे अच्छे इंस्टीट्यूट जो उनसे लोअर है उनको। ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूट जो उनको मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, मान लीजिए एक ABC इंस्टीट्यूट है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया यहाँ पे 10 इंस्टीट्यूट का। ठीक है, कि हम इनको मार्गदर्शन देंगे और उनको हम अच्छे तरीके से हर तरह का सपोर्ट देंगे, ताकि वो टीचिंग और लर्निंग प्रैक्टिसेस अच्छे से अच्छा कर सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ये जो है ना, जो ये देंगे, उनको 50 लाख रुपया देंगे, वो भी 3 साल के मतलब 3 साल में पूरा इंस्टॉलमेंट वाइज। ठीक है। तो इस तरह का इनको मिलेगा, ताकि आप अच्छे से अच्छे इनको बूस्टअप कर सके, इनको सपोर्ट कर सके। ठीक है। ये हो गया मार्गदर्शन। अब पढ़ेंगे मार्गदर्शक। ये था एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जा रहा है। अब मार्गदर्शक जो होगा वो एक इंडिविजुअल होगा, जैसे मेंटर जो टीचर के तौर पे, उसका क्या होगा, जो वो टीचर होंगे जो कि काफी नॉलेज वाले होंगे, सुपर एजुकेटेड होंगे, काफी मतलब एक्सपीरियंस वाले। उसके अलावा वो विलिंग होंगे, माने उनके अंदर मोटिवेटेड होंगे, ताकि वो बच्चों को अच्छे से अच्छे मोटिवेट कर सके, अच्छे से अपना पूरा टाइम देके उनको एक पूरा अच्छी तरह से मेंटर्स कर सके। ठीक है। तो ऐसा अगर कोई है मार्गदर्शक, तो उनको भी
ये जो मेंटी इंस्टीट्यूशंस है ना, उनके द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, वो लेंगे एज अ मार्गदर्शक अपने अंदर, और उसको एज अ टीम मार्गदर्शन बना के वो भेजेंगे। ये जो 4-5 जो भी उनके अंदर होंगे ना पोटेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो लिया जाएगा। 10 से 12 का लिया है नाम। ठीक है, तो 10 से 12 इंस्टीट्यूशन वो अपने अंदर लेंगे, उसके बाद अपने मार्गदर्शक को भेजेंगे, ताकि वो इस तरह से टीचिंग और लर्निंग प्रैक्टिसेस को सुधार ला सके। ठीक है, जो मार्गदर्शक होंगे वो रेगुलर विजिट करेंगे इंस्टीट्यूशंस को, ये सारे इंस्टीट्यूशन को, और अपना मतलब किस तरह से कैंपस को गाइड करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, ये सब चीज देते रहेंगे, ताकि वो जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीगेशन होता है ना, उनमें वो ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव कर सके वो सारे इंस्टीट्यूशन भी। तो ये एमएचआरडी का बहुत ही उतना एक इनिशिएटिव है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, हम लोग अपना अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। फिर से एक एआईसीटीज के द्वारा ये क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेलरेटर फॉर एस्पायर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, वावे समिट, जिसे ऑफ कोर्स एआईसीटी के द्वारा है, तो एमएचआरडी ही होंगे इनके पेरेंट बॉडी। तो क्या है ये, तो ये वावे समिट जो है, ये एक लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ यंग वुमेन स्टूडेंट्स, मतलब यंग वुमेन स्टूडेंट्स का लार्जेस्ट गैदरिंग है। ठीक है, और जो कि क्या करेगा, प्रमोट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप इन वेस्ट मैनेजमेंट। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक मिल गया आपको, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कभी अगर आपको कुछ लिखना हो किसी ऐसे या मेंस राइटिंग में, तो ये सब चीज आप ये सब इनिशिएटिव का नाम लेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। तो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आप मतलब क्या हुआ, वुमेन का बहुत सबसे बड़ा लार्जेस्ट गैदरिंग बन गया है। और ये क्या करेगा, सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग्स का अल्टरनेटिव से रिलेटेड ये अपना कुछ मतलब सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये गैदरिंग हुआ। और ये जो समिट है ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है, एआईसीटी जो ऊपर दे ही दिया है, ये तो एक तरह से लीडर हो गए, उनके साथ क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि जयपुर में ये किया गया। ठीक है, जयपुर है, याद रखिए, कीवर्ड है इस जगह इस टॉपिक का। तो इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट जो कि जयपुर में है, वो और एआईसीटी के द्वारा ये किया जा रहा है, लार्जेस्ट वुमेन गैदरिंग। ठीक है, और ये जो इनको जो गाइड किया जाएगा, वो स्टार्टअप इंडिया से लेके स्टैंड अप इंडिया तक के मतलब हर चीज को कनेक्ट करने का ये काम करेगा। आप मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया से अच्छे से आपको इसके बारे में पता होगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको मतलब एआईसीटी और आईआईडब्ल्यूएम के द्वारा सपोर्ट लेते हुए ये रजिस्टर्ड करेंगे इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स को, और गाइड करने का काम इनके द्वारा होगा। और इसमें जो थीम रखा गया है ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये वुमेन से रिलेटेड है। मेक योर ओन बैग, क्योंकि ये सिंगल यूज प्लास्टिक से रिलेटेड मांग रहे हैं कि आप क्या अल्टरनेटिव दे सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, ARI, जिसे हम नीति आयोग वाले सेक्शन में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं अभी हम जान जाएंगे। तो अटल ट्विंकलिंग लैब, ये सब तो आप सुने ही होंगे, तो वो सारे नीति आयोग के ही हैं। तो अटल जी का ये जो एक नाम है, ये समझ लीजिए आप नीति आयोग के लिए बुक रखिए आप। ठीक है, अटल से रिलेटेड कोई अगर एडुकेशन का चीज आ रहा है तो वो नीति आयोग से आप बुक रखिए, क्योंकि अभी तक तो मैक्सिमम सारे आप, मैं जितना जान रहा हूँ, ये नीति आयोग ही डील कर रहे हैं। तो पहले आप इसको कंसेप्ट को साइड रख लीजिए। उसके अलावा कंसेप्ट ये बोला जा रहा है कि अटल ये जो ARI है, इसे 2020 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये है क्या आखिर में, तो ये ग्लोबली टू रैंक मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। मतलब ये मेजर इंडिकेटर, एक तरह से ये रैंकिंग देने का काम करेगी इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज पूरे वर्ल्ड लेवल में। वर्ल्ड लेवल में जिस तरह से अभी आपने काफी सुना होगा टाइम्स के द्वारा, तो कभी किसी के द्वारा, मतलब वो लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे इंस्टीट्यूशन का रैंकिंग देते हैं। टाइम्स भी हाल ही में दिया था। तो इसे क्या होता है, हमारा जैसे अभी टॉप 500 में अभी पीछे हो गया हम लोग, टॉप 500 में भी हमारा एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो उस तरह से हमारे जो ARI है ये भी एक काम करेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे रैंकिंग देंगे इंस्टीट्यूशंस को। कब से, 2020 से। तो ये 2020 से अगले साल के लिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट ये होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ये मोर देन मतलब क्वालिटी से ज्यादा, मतलब क्वांटिटी से ज्यादा ये क्वालिटी पे बिलीव रखेंगे। इनोवेशन किस टाइप का इनोवेशन किया जा रहा है, भले एक या दो ही इनोवेशन हो, पर क्वालिटी देखा जाएगा। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, AEOI, मतलब ये तो वॉवल, सॉरी वॉवल्स मैंने बोल दिया, AIOI। तो AEOI, जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं इंटरनेशनल, क्योंकि ये हमारा और स्विट्जरलैंड के बीच हो रहा है बहुत ही अच्छा एक रिलेशन, इसे मतलब हम कर पाए हैं। क्या है ये, तो ये एक रेजिम है जो कि स्विट्जरलैंड और हमारे बीच हुआ है, और वो कब, सितंबर 1 2019 से ये एकदम स्टार्ट होने का है। क्या है ये, इसका मैकेनिज्म, मतलब इंडिया को ये मतलब जो भी इंफॉर्मेशन कहते हैं ना, कितने पैसे है तुम्हारे स्विस अकाउंट में, मूवीज वगैरह में सुनते ही होंगे आप। तो ये स्विस अकाउंट, यही स्विट्जरलैंड का जो बैंक है, वहाँ पे बहुत सारे हमारे इंडियंस का अकाउंट है।
और वहाँ के जितने पैसे हैं हमें तो ये पता नहीं था, क्योंकि वो उनका स्विट्जरलैंड के अकाउंट में जब उनको पता होगा ये सब। तो हमारे इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच ये डील साइन हुआ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ताकि वो अपना सारा मतलब एक फाइनेंशियल अकाउंट्स है ना, वो हमारे साथ शेयर करेंगे कि इंडियन रेसिडेंट्स का कितना है। बाकी और का हमको वो नहीं करेंगे, बट इंडियन रेसिडेंट्स का जितना है वो हमें साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल अभी 2018 में जितना भी अकाउंट्स में पैसे थे ना, उनको वो शेयर कर देंगे 2019 में, फिर 2019 का जो होगा वो 20 में करेंगे। इस तरह का वो लोग करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, मतलब क्या इससे क्या होने वाला है इंडिया के लिए, और ये कैसे, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है कैसे किया जाने वाला है। तो ये एक मतलब ये नया मिशन नहीं है, क्यों 2016 में ही इसे इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच साइन किया गया था, ताकि 2019 से वो देने का मतलब वो 2 साल, 1-2 साल उनको भी लगा, क्योंकि उनको अपने सारे जो भी उनके ग्राहक हैं उनको तो बताना होगा ना कि हम ऐसा काम करने वाले हैं। वरना वो तो डायरेक्टली एक एक तरह से राइट्स के अगेंस्ट हो गया। तो वो 2016 में बिल पास किया, उसके बाद बोले हम 2019 से ये सब देना शुरू करेंगे। तब अब जाके जब मिल रहा है तो उनको 2018 का ही मिलेगा, 16 या 17 का नहीं मिलेगा हमें रिकॉर्ड, सिर्फ 2018 का रिकॉर्ड मिलेगा। तो अब उसमें जो जो होंगे मतलब डिफॉल्टर्स होंगे जो इंडिया से रिलेटेड ब्लैक मनी वगैरह वहां रखे होंगे, तो वो तो अभी तक में साइड कर लिए होंगे। बट जितना भी होगा XYZ कुछ भी अमाउंट, वो हमें अब वो लोग इन्फॉर्मेशन देने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो बैंक है ये कहाँ है, ये जूरिच जो है बेस स्विस नेशनल बैंक, इसी को बोलते हैं स्विस बैंक, ठीक है। स्विस बैंक में कितना बैलेंस इस तरह से बोलते हैं, तो ये स्विस नेशनल बैंक है। तो इसीलिए यहाँ पे मतलब अचानक इसलिए इनको भी ऐसा शॉक लगा, क्योंकि जब से ये अनाउंस हुआ था तब से अमाउंट कम था, मतलब 50% कम गया था स्विस बैंक में इंडियंस का वहां पे अमाउंट। बट अचानक देखा गया 2017 में कि मतलब 50 अचानक बढ़ गया, बहुत सारा अमाउंट एक बार में जंक ऑफ मतलब पूरा बंक ऑफ अमाउंट वहां पे आ गया। तो इसीलिए और भी वो शॉक हो गए, और 2018 का डेटा वैसे वो हमें अब सितंबर में दे भी दिए हैं, ठीक है। अब जानते हैं आखिर में एक्चुअली ये जो रेजिम है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का, जो ये क्या है एक्चुअली। तो ये सिस्टमैटिक एंड पीरियडिक ट्रांसमिशन ऑफ बल्क टास्क टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन बाय द सोर्स कंट्री टू द रेसिडेंट कंट्री विच इज पॉसिबल अंडर द DTAA। ये आप इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़े ही होंगे। उसके अलावा और MAC मतलब मल्टीलेटरल कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इन टैक्स मैटर्स, ठीक है। तो ये सारे चीज के मदद से वो इन्फॉर्मेशन का बल्क जो टैक्स पेयर का जो इन्फॉर्मेशन वो देंगे, ठीक है। क्यों टैक्स पेयर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो जो वहाँ पे बैंक में पैसा रखे हैं स्विस बैंक में, वो भी तो कुछ टैक्स पे कर ही रहे होंगे ना, या बैंक तो उसको कुछ इंटरेस्ट पे कर ही रहा होगा ना, इस तरह का कुछ तो हो रहा होगा ना लेन देन। तो वो लोग भी वहाँ का इन्फॉर्मेशन हमें देंगे, क्योंकि वो यहाँ पर भी तो टैक्स पे कर रहे हैं, फिर वहाँ पर भी टैक्स पे कर रहे हैं, क्या चल रहा है इन लोग का लोचा, वो जानने के लिए वो भी करेंगे, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन मिलिट्री मेडिसिन फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये मिलिट्री मेडिसिन से रिलेटेड है, मतलब क्या, ये पहला कॉन्फ्रेंस इसका हुआ है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, जो कि 12 से 13 सितंबर 2019 में हुआ था, ठीक है। ये पहला हुआ है, याद रखिएगा, शंघाई कोऑपरेशन और SCO के साथ मिलिट्री मेडिसिन का ये कॉन्फ्रेंस। इससे क्या होगा, इंडिया जब मतलब ये वैसे भी 2017 में जब से इंडिया ने SCO ज्वाइन किया है, उसके बाद ये पहला है जो कि, और वैसे भी ये पहला है और इसके बाद भी ये फर्स्ट ऐसा हुआ है, ठीक है। क्या मिलिट्री मेडिसिन के में हम अच्छे तरह से कॉन्फ्रेंस करेंगे, ताकि हम अपना बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ना शेयर कर सके एक दूसरे के साथ, क्योंकि चाइना भी काफ़ी ज़्यादा ये मेडिसिन से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और ये कोरोना वायरस शायद अभी तक तो इसलिए कंफर्म नहीं, क्योंकि US बोल रहे हैं चाइना का नाम और चाइना बोल रहे हैं US का नाम। तो अभी तक तो यही है कि वुहान से आया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग ये इस तरह का मेडिसिन बनाने में कितना आगे है हमारे से। तो इसलिए ये चाइना से रिलेटेड हम इस तरह का जो पार्टनरशिप कर रहे हैं मिलिट्री मेडिसिन का, ये हमें इनडायरेक्टली काफी फायदा भी होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इम्पैक्ट ऑफ अटैक ऑन सऊदी अरेबिया ऑयल फैसिलिटी। आपने न्यूज में अच्छे से सुना होगा कि सितंबर मंथ में सऊदी अरेबिया का एक ऑयल फैसिलिटी है, उसके ऊपर अटैक किया गया। तो क्या था, किसने अटैक किया, चलिए जानते हैं। हाउदीज ए रेबल शिया ग्रुप ऑफ यमन। यमन आप जानते हैं कि सऊदी का जो सदर्न एरिया है ना, वहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है यमन। उस यमन कंपनी में एक रेबल शिया ग्रुप है। शिया शिया और सुन्नी दो टाइप के एक होते हैं वो मुस्लिम्स में। तो शिया ग्रुप जो यमन के हैं उनको एक ग्रुप है, उनका नाम है हाउदीज। जिस तरह से हमारे यहाँ है ना, आपको कश्मीर और यहाँ पे भी बहुत सारे ग्रुप है जो कि टेररिस्ट ग्रुप जिनको नाम दिया है, वो उसी तरह के जैश ए मोहम्मद टाइप का इस तरह हुआ। तो उसी तरह से हाउदीज भी वहाँ पे एक ग्रुप है, रेबल ग्रुप है, जो कि क्या करते हैं, बोला जाता है कि वो ईरान से ही बिलोंग करते हैं। और उन्होंने क्या किया, बॉम्ब फेंक दिया, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट किया, कहाँ पे,
अबकाकिक प्लांट और खुराइस प्लांट जो ऑयल फील्ड है सऊदी अरेबिया के, उसमें किसके द्वारा, ड्रोन्स के द्वारा। मतलब वो लोग ड्रोन्स लेके आए और यहाँ पे ऑयल फैसिलिटी थी दोनों में ड्रोन्स के द्वारा बॉम्बिंग किए, इस जगह में इस जगह में, जिसकी वजह से पूरा ब्लास्ट हो गया। ठीक है, सोच सकते हैं क्या हुआ होगा वहाँ पे, क्या हालत हुई होगी इन टेररिस्ट के द्वारा। तो क्या इम्पैक्ट आया ये जानते हैं। जो सऊदी अरामको है ना, स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी जो है, उसमें मतलब उनको एटलीस्ट सस्पेंड करना पड़ेगा 6 मिलियन बैरल्स पर डे, तब जाके मतलब जितना वो इतना हर दिन अपना बिजनेस करते थे, 6 मिलियन बैरल्स पर डे का उनको लॉस हो रहा है। सोचिए, मिलियन बैरल्स डे पर डे। उसके अलावा ये भी माना गया कि लार्जेस्ट एवर डिसरप्शन है जो कि सऊदी अरेबिया में ऑयल से रिलेटेड लार्जेस्ट एवर डिसरप्शन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सऊदी अरेबिया बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कंट्री है हमारे मिडिल ईस्ट के, उसमें इस तरह का मतलब प्रॉब्लम आना, ये तो बहुत ही शॉकिंग वाली, मतलब बहुत ही मतलब सबके लिए पूरा इकोनॉमिक, पूरा वर्ल्ड लेवल पे ये इकोनॉमिक को इधर उधर करने का क्षमता रखता है। तो ये कंसर्न्स हमारे लिए क्या एक्चुअली बन गया है, ये तो वर्ल्ड लेवल का हम सोच रहे हैं, बट हमारे लिए एक्चुअली में क्या क्या बना है। तो सऊदी अरेबिया जो है ना, वो 10% ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड सप्लाई है। ठीक है, और हम इंडिया मतलब हम क्या करते हैं, 80% तो अपना जो ऑयल है वो इम्पोर्ट ही करते हैं, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और इंडिया ऑलरेडी मतलब जिस तरह का जो अभी यूएस ने ईरान के ऊपर जब से सैंक्शन किए हैं, तब से हमारा हालत ऐसे ही खत्म है। और सऊदी अरबिया से तो हम सेकंड लार्जेस्ट लेते थे सप्लाई ऑयल का। अब वो अगर ऑयल सप्लाई कम कर देंगे, तब तो हमारा यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, हमारे यहाँ इतना सारा करप्शन हो जाएगा, क्या करेंगे तब। ऑलरेडी वेनेजुएला और लीबिया, ये सब कंट्रीज में भी डिस्ट्रप्शन चल ही रही है। तो हम इतना सारा जब ऑयल, ये जो ऑयल मतलब एक्सपोर्टर कंपनी कंट्रीज हैं, इनमें अगर इस तरह का मतलब ऊंच नीच आ जाएगा, तो ये पूरे मतलब वर्ल्ड में ये इम्पैक्ट करेगा, जो भी कंट्री मतलब ऑयल से रिलेटेड डिपेंडेंट है इन कंट्रीज पे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि इंटरपोल जनरल असेंबली, आईजीआर, इसे हम इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इनका हाल ही में जनरल असेंबली का जो मीटिंग है ना, इनका ये कहाँ पे हुआ, मतलब न्यू दिल्ली में 2022 में करने का प्लान रख लिया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 75th इंडिपेंडेंस डे हमारा सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे चीज़ का इंडिपेंडेंस डे से, यूएनएससी से रिलेटेड, फिर बहुत सारे चीज़ है जो हम 75th मतलब 2022 में करने का प्लान रखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे कैसा जाने वाला है। तो इंटरपोल का 2022 में ये लोग मतलब रिक्वेस्ट की और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे के वक्त जनरल असेंबली का मीटिंग होगा इंडिया में, जो कि न्यू दिल्ली में। तो आखिर ये इंटरपोल है क्या, इंटरपोल का फुल फॉर्म एक्चुअली हो गया इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। आप बहुत सारे मूवीज वगैरह में भी सुने होंगे इंटरपोल की पुलिस आ गई है, तो उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसे याद रखिएगा। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लियोन फ्रांस में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कैपिटल लियोन फ्रांस में है। उसके अलावा जब वो स्टार्टिंग में कब से वो फॉर्म बने थे, वो 1923 में बने थे। और अपने आप को इंटरपोल कब से बोलने लगे, 1956 से। पहले वो फुल फॉर्म में ही बोलते थे इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, बट उसके बाद इंटरपोल बोलने लगे 1956 से। ठीक है, पर इंडिया उसको कब ज्वाइन किया था, जब वो उसका नाम पुराना वाला ही था, क्या था, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन जब था ना, तभी इंडिया ने 1949 में ही ज्वाइन कर लिया था, जब हमारे पास रिपब्लिक मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था भी नहीं तभी। ठीक है, अगला फिर क्या बोला जा रहा है कि ये जो असेंबली है ये एक्चुअली है क्या। तो ये जो असेंबली है ये हर साल मतलब एक बार जरूर मिलता है, वो भी 4 दिनों के लिए। ठीक है, और उसके अलावा हर कंट्री का जो मेंबर है, उनके पास एक एक या उनसे ज़्यादा डेलीगेट्स होते हैं जो इस असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं। और हर मेंबर कंट्री के पास एक वोट होता है, हर मेंबर कंट्री के पास एक वोट होता है, जो कि किसी अगर कुछ डिसीजन लेना पड़े, तो उनको या तो सिंपल मेजोरिटी या तो स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ता है, तब जाके वो उनका कोई डिसीजन मतलब एक्सेप्ट हुआ जाता है। सब्जेक्ट के हिसाब से सिंपल या 2/3 मेजोरिटी, जो कि स्पेशल मेजोरिटी जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से किया जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ सिंपल मेजोरिटी और 2/3 मेजोरिटी मतलब उसमें आप डिफ्रेंशिएट तो इजीली कर ही पा रहे हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है समुद्रयान प्रोजेक्ट, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में लिखेंगे। समुद्रयान है तो इससे ऑफकोर्स आप अंदाजा लगा ही पा रहे होंगे अर्थ साइंस में हम क्यों लिख रहे हैं। तो न्यूज में इसलिए बना था क्योंकि इंडिया ने अंडरटेक कर लिया डीप ओशन माइनिंग, जिसका नाम समुद्रयान पड़ा, मतलब डीप ओशन जो है ना, ये ओशन लेयर, ओशन के एकदम डीप में जाके हम यहाँ पे माइनिंग करने वाले हैं। तो इसीलिए इसको मतलब एक समुद्रयान बोल के इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। डीप में जाएंगे, वहां पे हम लोग माइनिंग करेंगे। तो ये एक्चुअली है क्या समुद्रयान, तो ये समुद्रयान ये हुआ मतलब आप क्या करेंगे, एक व्हीकल टाइप का चीज आप अंदर भेजेंगे। ठीक है, जैसे ये एक कार हो गया, ये सबमर्सिबल व्हीकल,
उसको आप डीप ओशन में भेज रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे उसके अंदर में ह्यूमंस भी जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके स्टडी करेंगे, उसका कुछ खोदना अगर होगा, माइनिंग करना है तो वो भी हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ऊपर लेके आएंगे। तो इस तरह का चीज़ हम वहाँ पे अब करने जा रहे हैं, जिसका नाम समुद्रयान भी है। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2021-22 तक हम ये से स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरे का पूरा तरह कंट्रोल जा रहा है किसके अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, NIOT, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, चेन्नई में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, यहाँ दिया हुआ नहीं है, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और इसके अंडरटेक में ये समुद्रयान प्रोजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसलिए क्योंकि इंडिया इस जॉइंट को जो लीक करने के बाद पहला वो नेशन अंडर डेवलप मतलब डेवलपिंग नेशन बन गया, डेवलपिंग नेशन वाला कंट्री जो कि इस लीग को ज्वाइन किया है। क्योंकि बहुत जितने भी अभी लोग ये डीप माइनिंग कर रहे हैं ना, डीप ओशन माइनिंग, वो सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। बट इंडिया एक पहला डेवलपिंग कंट्री होगा जो इस तरह का चीज करने में मतलब पहला हो गया, ठीक है। इसके साथ ही एक स्टैटिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो टोटल माना जा रहा है कि 380 मिलियन मीट्रिक टन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो कि यहाँ पे मतलब पूरे अगर माइनिंग जब करेंगे ना हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है अगर इस तरह का कुछ अच्छा करने जाए। पर हाँ, कुछ अच्छा करने जाएंगे तो कुछ नुकसान भी है वहाँ पे, पर इन नुकसान के बारे में अभी अंदाजा नहीं लगा पाया गया है क्योंकि अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होगा। बहुत सारे साइंटिस्ट इसको रोकना भी चाह रहे हैं, पर देखते हैं क्या क्या अभी आगे हो सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब, ठीक है, जिसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अभी जान जाएंगे। तो इंडिया ने हाल ही इस जो इंपॉर्टेंट बॉडी है ना इसको ज्वाइन किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसीलिए हम ये इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है क्या, चलिए जानते हैं। तो इसे 2018 में ही लॉन्च किया गया था, किनके द्वारा, जो G20 लीडर्स है ना 2017 मतलब 17 में जब वो मिले थे, तब उन्होंने अप्रोच किया था कि हम ऐसा कुछ लेके आएंगे, हब, इस एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से रिलेटेड एक हब लेके आएंगे। तो 2017 में उन्होंने डिसाइड किया था, 2018 में हो गया। और आपको अच्छे से पता है कि मैंने आपको अच्छे से बताया था कि G20 का मेंबर इंडिया भी है, बट G7 या G8 तो रहा नहीं, G7 का मेंबर इंडिया नहीं है, बट G20 का मेंबर इंडिया भी है, चाइना भी है। तो वहाँ पे ये 2017 में डिसीजन लिया गया था कि हम ऐसा कुछ लेके आएंगे, तो इसलिए 2018 में हो भी गया। तो इसके जो मेंबर्स है, ये टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो 16 मेंबर्स, मतलब अगर यदि होंगे 16 मेंबर्स हैं, जिसमें द यूरोपियन कमीशन, टू फिलान्थ्रोपिक फाउंडेशन, फिलान्थ्रोपिक मतलब जो कुछ समाज कल्याण के लिए कोई करते हैं तो उनको फिलान्थ्रोपिक फाउंडेशन बोला जाता है। और 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो कि एज अ ऑब्जर्वर होंगे, मेंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके अलावा इसका फंक्शन जो अगर आप जानेंगे तो वही क्या करेगा, सपोर्ट करेगा ग्लोबल प्रायोरिटी सेटिंग और एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो बर्लिन में है। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, बर्लिन, जो कि जर्मनी का कैपिटल है। इसके अलावा जो इसके फाइनेंस आएगा, फाइनेंसिंग से रिलेटेड, तो वो होगा, ग्रांट किया जाएगा जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री मतलब ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो ये जर्मनी के ही दोनों बॉडी के द्वारा फाइनेंस किया जाएगा एज ए ग्रांट के तौर पे। और उसके अलावा जो लीडर्स है वो लोग तो कर ही होंगे, पर ग्रांट के तौर पे इनके जर्मनी से रिलेटेड, मतलब एक तरह से कहा जाए तो एक्चुअली ये जर्मनी का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबको G20 के लीडर्स ने वहाँ पे स्थापित करने का सोचा। और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस ये जो रिसर्च है ये जर्मनी के बर्लिन में सेक्रेटेरिएट के रूप में रखा है और ये हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जर्मनी से रिलेटेड है ये। जी ग्लोबल एंटी है, जी से जर्मनी, जी से ग्लोबल, इस तरह का कुछ तुगरम लगा लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म, जिसे हम समिट वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो क्या है ये, तो ये हाल ही में न्यूजीलैंड और फ्रांस के प्रेसिडेंट, ठीक है, इन्होंने मिला कहाँ पे, और ये यूएन यूनाइटेड नेशन के लिए जनरल असेंबली की मीटिंग के वक्त ना उन्होंने पैरेलली एक अपना भी मीटिंग कर लिया। और ये मीटिंग किस लिए था, ताकि क्राइस्टचर्च कॉल ऑफ एक्शन जो है ना उनको वो कैसे इंप्लीमेंट कर सके, उससे रिलेटेड वो लोग सोचने के लिए, ठीक है। तो उससे पहले हम ये जानेंगे नेट ग्रिड जो कि हमारा है, तो ये आखिर है क्या। ये एक काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम है जो कि टेक्नोलॉजी को और बिग डेटा और एनालिटिक्स को यूटिलाइज करके मतलब किस जगह में टेररिस्ट एक्टिविटीज होने वाली है। देखिए आजकल सभी के पास व्हाट्सएप है, फोन है, मोबाइल है, एंड्रॉयड है, इंटरनेट का यूज करते हैं वो लोग। तो ये सब चीज से रिलेटेड अगर अच्छी तरीके से हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं तो ऑफकोर्स हम लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी हम एटलीस्ट अंदाजा लगा सकेंगे यहाँ कुछ होने वाला है,
ताकि हम उसे रोक सकें। तो इससे रिलेटेड क्राइस्टचर्च कॉल ऑफ एक्शन को वो लोग मतलब ये न्यूजीलैंड के और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है ये लोग इससे ऊपर डिस्कशन करना शुरू किए, ठीक है। तो क्योंकि वो लोग काफ़ी चीज़ मैंने इस सब मामले में सोचते हैं। तो ये जो नेट ग्रिड है जो हमारा ये एक्चुअली में इसी से रिलेटेड जब से मुंबई में 26/11 का अटैक हुआ था उसके बाद से हम लोग ये सब चीज़ में ज़्यादा ध्यान देने लगे कि हम लोग को इस तरह का कुछ होना चाहिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को पहले से भापने के लिए, ठीक है। अब इसी मुंबई के बाद ही कोस्ट गार्ड से रिलेटेड जो भी है ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने लगे वो, ताकि हम जानते हैं टोटल हमारे जो भी स्टेट्स हैं जो कि कोस्टल बाउंड्रीज रखते हैं वो है टोटल 9। तो ये 9 स्टेट्स को ही अच्छे से कोस्ट गार्ड हमारे सिक्योर करना मतलब ध्यान देना निगरानी में रखना शुरू कर दी, ठीक है। जानते हैं GIFCT के बारे में, अब ये जो है इंटरनेट फोरम, तो ये एक्चुअली इसे स्टेबलाइज किया गया था 2017 में, वो भी किसके द्वारा, ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा। कौन कौन, तो वो है फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और यूट्यूब। ये चारों डिजिटली जियांट कंपनीज जो हैं वो चारों मिलके ये GIFCT का गठन किए थे। और उसी से रिलेटेड GIFCT को डिस्कस करते हुए न्यूजीलैंड और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने क्राइस्टचर्च कॉल ऑफ एक्शन को बुलाया और उनसे रिलेटेड बोले कि ये चारों कंपनी जो स्टार्ट किए हुए हैं इनसे रिलेटेड हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब उनसे डिस्कस करेंगे कि कैसे करके हम कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि ये चारों चीज़ आजकल वर्ल्ड लेवल के 90% लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हम अच्छी तरीके से ट्रैकिंग कर सकेंगे अगर ये चारों कंपनी हमारे साथ हैं तो। और GIFCT जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी के अंदर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ब्लैक कार्बन, जिसे हम बायोटेक वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये था क्यों न्यूज़ में, तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी पाया गया है जो ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स है ना जो कि कार या व्हीकल के जो एग्जॉस्ट मतलब उनके साइलेंसर से जो निकलते हैं या कोयले के जलने से जो उनके पावर प्लांट से निकलते हैं, वो सब के वजह से जो भी पोल्यूशन हो रहा है ना, कोयले के पोल्यूशन या व्हीकल के पोल्यूशन, तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी जब वो सड़क पे या आसपास में एनवायरनमेंट खुले आसमान में जब घूमती, मतलब प्रेग्नेंट लेडी अगर यदि टहलती है या बाहर वो एनवायरनमेंट से टच में है, तो क्या होता है ये जो पोल्यूशन है ये उनके वो इनहेल करती है। और वो इनहेल करने के बाद ना उनके फेटस जो है ना, फेसिंग जहाँ बच्चादानी वगैरह होती है वहां पे वो जाके जम जाती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक उनका जो प्लेसेंटा है उसमें जाके ये पूरा एक लेयर बन जाता है और डायरेक्टली वो इम्पैक्ट करने लगता है अनबॉर्न बेबी पे, ठीक है। उनके जो डेवलपमेंट है ना उन डेवलप्ड एबनॉर्मल होने लगते हैं, उनको अच्छी तरीके से पूरा डेवलप्ड होने नहीं देती है ये इस तरह का ब्लैक कार्बन, बहुत ही डेंजरस है। और इसलिए देखा गया है कि वुमेन जो है ना मोस्ट जो एक्सपो मतलब ज़्यादातर एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स जो कि पूरा डेली लाइफ में प्रेगनेंसी के टाइम में जब वो इधर उधर करते रहते हैं, तो उनमें ये सब चीज़, ये तरह का जो पोल्यूशन है ब्लैक कार्बन का जो लेयर, ये उनके प्लेसेंटा में टाइप में जो साइड है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया गया है, जो कि अनबॉर्न बेबी में डेवलपमेंट में काफ़ी मतलब रुकावट रखती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, ICAP, जिसे हम एनवायरमेंट मिनिस्ट्री वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इंडिया को ये जो प्लान वो लेके आया ना कूलिंग एक्शन प्लान, तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने काफ़ी अप्रिशिएट किया हमारे कंट्री को। किस दिन, वर्ल्ड ओजोन डे के दिन। ये वर्ल्ड ओजोन डे किस दिन है, ये है वर्ल्ड ओजोन डे है 8 अगस्त है, शायद अगस्त या अक्टूबर में है, आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो सिग्निफिकेंस इससे रिलेटेड क्या था कि इंडिया ये जो निकालने का ये पहला कंट्री बन गया है जो इस तरह का एक्शन प्लान निकाला है, तब तो और ज़्यादा मतलब अप्रिशिएबल है ना। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन ने ओजोन डे के दिन इसे अप्रिशिएट किया। तो ये इस ICAP में, ICAP में क्या क्या था एक्चुअली, तो उन्होंने अपना जो प्लान बनाया कुछ इस तरह का कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम रिड्यूस करेंगे कूलिंग डिमांड, मतलब जो रिडक्शन का कूलिंग डिमांड है ना, जो अक्सर आज अगर यदि 100 में 80 लोगों को चाहिए कि हमको AC चाहिए, मतलब रेफ्रिजरेटर चाहिए, तो ये सब चीज़ हम डिमांड कम करेंगे एटलीस्ट 20 से 25%। यानी अगर 80 लोगों को आज चाहिए तो हम 80 का 20%, मतलब अगर यदि कम से कम हम 50% तक उसको लेके आएंगे, कब तक, 2037-38 तक। उसके बाद है रिड्यूस इन रेफ्रिजरेंट डिमांड, वही सेम चीज़ हम कब तक, 2037-38 तक 25 से 30% तक लेके आएंगे। उसके अलावा रिडक्शन ऑफ कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट, मतलब कूलिंग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मतलब अगर आपको फ्रिज चलाना है, AC चलाना है, तो आप उसके लिए पावर यूज नहीं करेंगे जो डायरेक्टली, वो आप सोलर एनर्जी यूज करिए, मतलब पावर जो है ना एनर्जी रिक्वायरमेंट वो आप रिड्यूस कर रहे हैं।
वो कितना करेगा 25 से 40%। कब तक? 2037 तक। ये 37 है, ये ध्यान रखिएगा, कीवर्ड हो गया यहाँ का। तो ये 20 से 25, 25 से 30, 25 से 40, तो इस तरह का करेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, क्या है? ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ 1 लाख सर्विसिंग सेक्टर टेक्नीशियंस। हम 1 लाख सर्विस सेक्टर टेक्नीशियन को ट्रेनिंग करने का प्लान रखे। कब तक? 2022-23 तक। ये 37-38 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये किसके तहत? स्किल इंडिया मिशन के तहत हम 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग करेंगे, ताकि कि अच्छे से अच्छे जो, अब रेफ्रिजरेंट नहीं है, एसी ठीक से काम कर नहीं रही है, फिर भी जबरदस्ती चलाए जा रहे हैं, ये सोच के कि टेम्परेचर गर्म आ रहा है तो उसको और ज़्यादा मिनिमाइज कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ की वजह से हो रहा है। मैं आपको एक एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जितना आप 1 डिग्री टेम्परेचर आप अगर यदि बढ़ा रहे हैं, तो आप 2% एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। 2%। अगर आप टोटल अगर यदि 17-18 पे चला रहे हैं और उससे 19 किए तो 2% एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं। 20 पे किए तो और 2% एक्स्ट्रा हुआ। तो ये डेटा को आप सोचिए, आप कितना कंज्यूम करते होंगे आप फुले डे टू डे, या दिन में या रात में या गर्मी के टाइम में। तो उस हिसाब से सोचिए कितना जरूरी है इस तरह का एक्शन प्लान। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन ने काफ़ी मतलब अप्रिशिएशन किया हमारे कंट्री के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है बेसल बैन अमेंडमेंट, जिसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 1995 बेसल बैन अमेंडमेंट, जो कि ग्लोबल वेस्ट डंपिंग प्रोहिबिशन है, इसे मतलब अप्रूव कर दिया गया। क्यों? क्योंकि क्रोशिया ने, जो कि 97th कंट्री बना जिसे रेक्टिफाई करने का, तो इसलिए इसे अप्रूव कर दिया गया। ठीक है, तो क्या होगा अब अगला? तो अब ये जो आर्टिकल है जो कि कन्वेंशन से रिलेटेड है, अब ये मतलब ये पावर में आ जाएगा, और 97 कंट्रीज जो कि 90 दिन बाद इसे पूरी तरह से इसको मतलब फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसल कन्वेंशन क्या है? ये कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। ठीक है, तो क्या है? ट्रांस जो भी हैजार्डस वेस्ट और उसका डिस्पोजल से रिलेटेड ना, आपको ट्रांस बाउंड्री मतलब इस कंट्री से उस कंट्री या इस एरिया से उस एरिया में जो भी होती है, तो ये बेसल कन्वेंशन की तरफ मतलब तहत आता है। और ये इसका एक क्लॉज को नहीं, जो अभी तक डंपिंग, जो भी ग्लोबल वेस्ट डंपिंग प्रोविजन है जो नहीं हुआ था पास, वो अभी क्रोशिया के पास करने से 97 कंट्री जो बना, जो कि रेटिफाई कर दिया है, जिसकी वजह से अब 90 डेज के अंदर इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया, यानी दिसंबर 5 में ही कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो इसका डिस्पोजल से रिलेटेड होगा, 22 मार्च 1989 से जो कि चल रहा है जो सिग्नेचर के लिए, वो अब क्लियर हो गया। उसके अलावा जो 5 मई 1992 से इसका मतलब इस बेसल अमेंडमेंट से रिलेटेड जो बात चल रही थी वो हो गया। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो टोटल पार्टीज है वो कितने? 187 हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि 187 था, यहाँ 97th कंट्री जब बन गया है तब तो पास होना ही है ना। 197 और ये बन गया तो इजीली पास हो गया। उसके अलावा एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ का, मैं अच्छे से आपको रेड करके भी बता दूं, कि ये कहीं भी इस बेसल मतलब बेसल जो बैन में अमेंडमेंट में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है ना उसका मूवमेंट को भी वो रोकेगी। ये ध्यान दीजिएगा, रेडियो एक्टिव वेस्ट से रिलेटेड मूवमेंट का कहीं भी कुछ दिया नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम। अगला टॉपिक हुआ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसे हम फाइनेंस मिनिस्टर में लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसे हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं आपको गौर करना होगा, ये किसी अर्बन मिनिस्ट्री या अर्बन अफेयर्स या आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड में नहीं लिख रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक टास्क फोर्स बनाया गया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से 2024-25 तक चलने वाला है। ये टास्क फोर्स को जो चेयर करेंगे वो करेंगे सेक्रेटरी किसके? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के अंदर आते हैं। इसीलिए हम इसे मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में लिखें, क्योंकि चेयर इनके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है चेयरमैन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का कौन है, तो कंफ्यूज करने के लिए पाइपलाइन से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम भी दे सकते हैं, तो हमें वो नहीं देना है, हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो सेक्रेटरी है उनका नाम देना है। ठीक है, अब इस पाइपलाइन ये जो प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड जान देते हैं क्या है ये। तो ये इंश्योर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि एडिक्युलेटली प्रिपेयर और मतलब किस तरह से प्रिपेयर और लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और ये इंक्लूड करता है क्या क्या? ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अबव ₹100 करोड़ इच। मतलब ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड से रिलेटेड आप जानते हैं ये सिटीज वगैरह और एरिया को जिस तरह से डिवाइड करता है, तो उसके हिसाब से प्रोजेक्ट्स को ये डिवाइड करेगा, और ये जो हर प्रोजेक्ट में ये 100 करोड़ इच लगने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम, MIPS, इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में लिख रहे हैं।
तो मार्केट इंटरवेंशन से रिलेटेड, बट ये हम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर में नहीं जा रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जा रहा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्या था न्यूज़ में ये, क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ने प्लान किया 12 लाख मीट्रिक टन ऑफ एप्पल इस साल, मतलब 2019 में वो MISP के अंदर लेके आने का, ठीक है, 12 लाख मीट्रिक टन ऑफ एप्पल इस साल, मतलब उस साल लेके आने का। क्यों? क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने इस तरह का बिल पास कर दिया। अब वो कश्मीर वो आर्टिकल 370 स्क्रैप कर दिया, तो काफ़ी लॉस हुआ होगा उनको। तो सारे चीज़ को ध्यान देते हुए गवर्नमेंट ने इस तरह का स्टेप भी ले लिया, ताकि उनके लिए भी एक फ़ायदा हो। तो ये क्या है, मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम। तो ये एक सपोर्ट मैकेनिज्म है, ताकि मतलब वो भी किसके, स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट से ही ये किया जाएगा। अगर किसी स्टेट के जिनका राइस का प्रोडक्शन है, जूट का प्रोडक्शन है, कॉफ़ी का प्रोडक्शन है, तो उनको अगर MISP की जरूरत, MIPS की जरूरत है, तो स्टेट को रिक्वेस्ट करना होगा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, तब जाके वो MIPS को मतलब वो लेके आएंगे। ठीक है, ये स्कीम में क्या होता है, ये स्कीम तब लागू होता है जब एटलीस्ट 10% मतलब प्रोडक्शन में इंक्रीज हो गया। हर साल मान लीजिए 10 कुंटल आप मान लो कॉफी का प्रोडक्शन कर रहे हैं कोई एक कंट्री, कोई एक स्टेट, बट अचानक 10% इंक्रीज हो गया, 11 कुंटल अब हो गया मतलब प्रोडक्शन, तब उस टाइम में MISP दिया जाएगा, MISP दिया जाएगा। या 10% डिक्रीज हो गया उनका रेट, अगर रेट ही इनका डिक्रीज हो गया तब तो उनके लिए लॉस हो जाएगा ना। तो अगर इंक्रीज कर गया प्रोडक्शन, मान लो वो इतना उड़ाते थे, तो गवर्नमेंट आसानी से मतलब इतना वो प्रोड्यूस करते थे और वो आसानी से सेल कर सकते थे मार्केट में। बट जिस साल उनका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया, तो उनका तो कस्टमर इतना ही है ना, उनका कस्टमर तो इतना ही है, तो इतना का आप क्या करेंगे वो। तो इसीलिए इस सब चीज़ के लिए MISP दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा रेट भी अगर घट गया तो भी दिया जाएगा। और इनको जो मतलब इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी यहाँ पर दिया गया है। और ये ऑपरेशन जो भी होगा ये सिर्फ कंसर्न स्टेट में ही होगा। जैसे अब जम्मू कश्मीर के लिए अगर एप्पल से रिलेटेड हुआ तो सिर्फ उसी स्टेट में होगा, ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में ऐसा ये किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी कंसर्न स्टेट से रिलेटेड जो भी फूड स्टफ्स होंगे उसी के लिए ये डील किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है फुट एंड माउथ डिसीज, जो कि हम मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में लिखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज में लिखा जा रहा है, जबकि डिसीज से रिलेटेड है, हम इसे हेल्थ मिनिस्ट्री में नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं, चलिए जानते हैं। तो PM ने हाल ही में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया और ये 100% सेंट्रली फंडेड है। देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड अगर होता तो हेल्थ एक स्टेट का सब्जेक्ट भी आता, तो उसमें क्या होता, एक सेंट्रली मतलब क्या होता, स्पॉन्सर्ड होता, जिसमें सेंट्रल और स्टेट एक रेशियो में देते। बट ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंदर है और ये पूरा का पूरा सेंट्रली फंडेड स्कीम है। और आपको बता दूं कि टोटल इंडिया में कितने सारे स्टेट्स हैं जो कोस्टल एरियाज में है। अभी जस्ट हाल ही में मैंने बताया था, एक बार आप फिर से रिकॉल कर लीजिए और गूगल मैप भी देख लीजिए कौन कौन से स्टेट्स इसे टच करती हैं, मतलब कोस्टल बाउंड्री है जिनका। तो इसलिए फिशरीज से रिलेटेड है, तो ये 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है, जो कि इतना करोड़ आपको 2019 से 24 तक में ये सैंक्शन किया जाने का प्रस्ताव रखा गया है। और ये एम क्या चीज़ के लिए एक्चुअली करेगा ये, ताकि ये जो फुट एंड माउथ डिसीज है ना और ब्रुसेलोसिस है, जिसे 2025 तक एकदम वैक्सीनेशन करते हुए कंट्रोल कर सके और 2030 तक पूरा पूरा इरेडिकेट कर सके। तो ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में दे दे कि 2025 तक आप इरेडिकेट करने के लिए ये मतलब ये आपको प्रोग्राम लाया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, 2030 में इरेडिकेट करने का प्रोग्राम है इनका टारगेट, 2025 तक इसे कंट्रोल करने का प्रोग्राम मतलब टारगेट है। ठीक है, और इसमें जो ये जो वायरस है ना, ये वायरस क्या करेगा एक्चुअली में, बहुत ही मतलब हाई फीवर लेके आ जाएगा 2-3 दिन के लिए। फिर ब्लिस्टर्स इनसाइड द माउथ, मतलब ब्लिस्टर समझ रहे हो, जैसे छाला टाइप का वो पड़ जाएगा माउथ के अंदर। उसके अलावा जो पाँव है ना, पाँव पूरा एकदम से रप्चर हो जाएगा, लेमनेस हो जाएगा, मतलब पेन करेगा बुरी तरह से। स्पेशली ये हॉर्सेस है ना, घोड़े, घोड़े में उनके जो पाँव है ना, वो ऐसा फील होगा कि वो उनके जो वो लगा रहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, मैं नाम याद नहीं आ रहा है, उससे उसकी वजह से उनको पेन हो रहा है। बट ये नहीं, ये वायरस की वजह से उनका पाँव पूरा पेन करते रहेगा, वो ठीक से चल नहीं पाएंगे, थोड़ा मतलब ढुकुर ढुकुर करके वो चलेंगे, इस तरह का होगा। और ये जो वायरस ही है जो रिस्पॉन्सिबल होगा किस डिजीज का, जो कि पिकोरा क्या नाम है, पिकोरना वायरस। ठीक है, पिकोरना वायरस इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और ये प्रोटोटाइपिक मेंबर ऑफ द जीनस एप्थोवायरस है। ठीक है, बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडस्ट्री 4.0। इसे हम रेलवेज वाले सेक्शन में लिख रहे हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री में नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, रेलवे से रिलेटेड इस बार बहुत सारे हमने करंट अफेयर्स और MCQ क्वेश्चंस भी डिस्कस किया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो हाल ही में ऐसा हुआ कि जो रेलवे मिनिस्ट्री है ना,
वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलके और आईआईटी कानपुर की मदद से उन्होंने एक इंडस्ट्री 4.0 लॉन्च करने का सोचा। कहाँ पे? मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और कानपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। तो रायबरेली में उन्होंने इंडस्ट्री 4.0 लाने का सोचा। तो ये है क्या आखिर में? तो इंडस्ट्री 4.0 यानी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हुआ? एक तरह से ऑटोमेशन, इंटरकनेक्टिविटी, डेटा एक्सचेंज, मतलब डिजिटल ज्यादा चीज होना। पहला, दूसरा और तीसरा रेवोल्यूशन क्या है इंडस्ट्री के, वो आप मुझे गूगल करके बताइए, या एटलीस्ट आप गूगल करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि हर चीज अगर मैं बताने रहूं तो आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको कुछ दिमाग में चिपकेगा नहीं। तो भले ही मैं जान रहा हूँ आपके पास टाइम कम है, बट ये सब छोटे मोटे चीज दे रहा हूँ, मैक्सिमम चीज तो मैं कवर करा ही दे रहा हूँ, बट छोटे मोटे कुछ कुछ जो भी चीज आपको बोल रहा हूँ एटलीस्ट आप गूगल कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये आप एग्जाम के टाइम में जरूर ये रियलाइज करेंगे। उसके अलावा ये जो 4.0 है इंडस्ट्री का, ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स साइबर फिजिकल सिस्टम से, मतलब सारा चीज, मतलब साइबर से रिलेटेड और ऑटोमेशन से रिलेटेड, ये इंडस्ट्री 4.0 में मैक्सिमम ये डील किया जाएगा आईआईटी कानपुर की मदद से और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रेलवे के साथ। ठीक है, बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ, जो कि है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, बीबीपीएस। इसे हम आरबीआई वाले सेक्शन में लिख रहे हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे आरबीआई वाले सेक्शन में लिख रहे हैं। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आरबीआई ने हाल ही में एक्सपैंड किया स्कोप जो भी ये बीबीपीएस का, कि मतलब वो कितने जो है, और जितने भी है टोटल, जितने भी कैटेगरीज ना, बिलर्स, हुरेज, रिकरिंग बिल्स और पेमेंट, उन सारे कैटेगरीज में बीबीपीएस को डाल दिया कि आप इसमें भी पेमेंट ले सकते हैं। बस ये जो प्रीपेड रिचार्जेस होता है ना, प्रीपेड रिचार्जेस, इसमें आप नहीं ले सकते, प्रीपेड रिचार्जेस में। उसके अलावा आप हर चीज में ले सकते हैं। तो यहाँ का कीवर्ड हो गया ये प्रीपेड रिचार्जेस। ठीक है, इस बिल का मतलब ये बीबीपीएस का सिग्निफिकेंस अगर हम जानते हैं, तो ये एक्चुअली में क्या करता है, फिलहाल अभी के टाइम में ये था कि आपको फैसिलिटी करता था ये बीबीपीएस, क्या आप डीटीएच का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, टेलीकॉम, इस तरह का बिल सिर्फ 5 सेक्शन में ये आप बीबीपीएस का यूज करके आप पेमेंट कर सकते थे इनके बिल्स। अब ये क्या करे, सारे कैटेगरी में ये लागू कर दिया गया, ताकि भारत बिल पेमेंट सिस्टम का यूज करके आप पेमेंट कर सके। ठीक है, और ये जो बीबीपीएस है, इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था किसके अंदर में? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। एनपीसीआई के अंदर में ये बीबीपीएस को कंसेप्चुलाइज सिस्टम एक तरह से मतलब किया गया था। ठीक है, ये एनपीसीआई क्या है? तो ये एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट सिस्टम जो इंडिया में है उससे रिलेटेड वो डील करते हैं। उसके अलावा इनका जो सेटअप और गाइडेंस जो भी था वो आरबीआई के अंदर, आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन के अंदर किया जाता है। और एनपीसीआई के टोटल 10 प्रोमोटर बैंक है जो कि इनके साथ लिंक है। ठीक है, तो ये 10 इस तरह का जो एनपीसीआई जान लिया हमने, बीबीपीएस जान लिया, और इसके अलावा जो भी आपको इससे रिलेटेड था, कौन कौन से ये 5 सेक्टर में अभी तक बीबीपीएस थे, और अब वो सारे सेक्टर में हो जाएगा सिवाय प्रीपेड रिचार्जेस के। ठीक है, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, जिसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, जिसको हमें जान के रखना काफी जरूरी है। तो क्या हुआ न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही अबू धाबी, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कैपिटल है, यूएई, जहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को जायद अवार्ड मिला था आज, मतलब हमने कल शाम वाले जो एमसीक्यू एनालिसिस है उसमें हमने डिस्कस भी किया था। तो ये जो होस्टिंग किया गया है, इन्होंने 24वां वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस होस्ट किया है। ठीक है, उसके अलावा इस काउंसिल से रिलेटेड अगर हम जानते हैं तो इसे फॉर्म किया गया था 1923 में। उसके अलावा ये जो काउंसिल है, यूएन एग्रीगेटेड ग्लोबल एनर्जी बॉडी है। ठीक है, यानी यूएन के अंडर में ये ग्लोबल एनर्जी बॉडी, एक तरह से यूएन भी इनको मान्यता देते हैं। उसके अलावा ये जो बॉडी है, मतलब वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, इसमें टोटल 3000 मेंबर है। सोचिए, 3000 तो कंट्री है ही नहीं। टोटल यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर है? 193। तो ये 3000 मेंबर कहाँ से आ गए? क्योंकि ये 193 के अलावे यहाँ पे टोटल, मतलब 193 कंट्रीज यहाँ नहीं है, यहाँ टोटल 90 सी कंट्रीज है ये 193 में। और इसके अलावा प्राइवेट मेंबर्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट कॉर्पोरेशन है, एकेडमिया है, एनजीओज है, एनर्जी रिलेटेड स्टेक होल्डर्स है इसमें। तो ये सारे मिला के टोटल 3000 मेंबर्स इसमें, मतलब 3000 से भी ज्यादा ही हैं इसमें मेंबर्स। इसमें ऐसा कुछ दे दे अगर आपको कि इस तरह का मेंबर्स के रिलेटेड, तो आप याद रखिएगा कि 90 कंट्रीज है पर टोटल 3000 मेंबर्स है। उसके अलावा अगर वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का, अच्छा ये हम लोग वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल पर रहते हैं, सॉरी,
पहले ये 1923 में काउंसिल के रूप में था। बाद में वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस के बारे में अगर जानते हैं तो क्या हुआ, तो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल का ये ग्लोबल फ्लैगशिप इवेंट है। ये एक काउंसिल था, जैसे पार्लियामेंट हो गया, उस पार्लियामेंट के अंदर हम लोग कुछ कुछ इवेंट कराते हैं, तो वो उस तरह का साइंस कांग्रेस, हम लोग हिस्ट्री कांग्रेस, ये सब कराते हैं ना। तो उसी तरह से ये वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल है, जिसका जो कि यूएन एक्रीडेटेड जनरल बॉडी है, जिसका 1923 में गठन हुआ था, और ये इतने सारे मेंबर्स हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस क्या कहा अबू धाबी में, 24वां वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस। और ये वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस कब, हर 3 साल में किया जाता है। और ये जो कांग्रेस है, ये लॉन्गेस्ट रनिंग एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनर्जी इवेंट है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये हर 3 साल में होता है, हर साल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा ये, क्योंकि यहाँ का कीवर्ड है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएसआर पॉलिसी, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक में लिखेंगे। ठीक है, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडिया ने हाल ही में एक अपना पहला, जो कि पहला कंट्री बन गया पूरे वर्ल्ड में, एक साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी निकालने का, जो कि पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे रिलेटेड आप अच्छे से रूबरू होंगे। तो ये साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के लाया गया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक में इसे लिख भी रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था, इससे रिलेटेड आप थोड़ा जानते हैं। तो इसमें किया जाएगा कि इंडिविजुअल साइंटिस्ट जो भी, या भी नॉलेज वर्कर्स होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको एटलीस्ट अपना उस ऑर्गेनाइजेशन में 10% एक दिन में अपना, मतलब पूरे 10% को पूरा ये एसएसआर के तहत एक साल में अपना साइंटिफिक नॉलेज और को इस तरह से क्रिएट करना होगा ताकि सोसाइटी के लिए कुछ किया जा सके। ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या करते थे इसकी असल में, वो कुछ मतलब फिलैंथ्रोपिक वर्क करते थे, कुछ इस तरह का डोनेशन करते थे, कि जैसे मान लो एक पानी का बहुत बड़ा आरओ वाटर का पूरा टैंक बनवा दिए, कि ताकि वहाँ के नॉर्मल पब्लिक है उनको इजीली पानी का शुद्ध पानी मिल सके। तो उसी तरह से वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पर यहाँ पे साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी उस कंपनी के इंजीनियर या कुछ साइंटिफिक मतलब नॉलेज वाले होंगे, उनको इस तरह का एटलीस्ट 10% उनको चुनना पड़ेगा, जो कि सिर्फ इसी रेस्पेक्ट में कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी साइंस से रिलेटेड वो करें। ठीक है, पूरे साल में। उसके अलावा उनको ये भी दिया जा रहा है कि रिकॉग्नाइज करना होगा नीड टू प्रोवाइड इंसेंटिवाइज, मतलब अगर इंसेंटिव कुछ इस तरह का देंगे ना और ये सब एक्टिविटीज के लिए, तब तो वो लोग भी जागरूक होंगे। तो इससे रिलेटेड भी बजटरी सपोर्ट का प्रावधान मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा बोला जा रहा है। इसके अलावा ये जो है ना एसएसआर, ये एक सेंट्रल एजेंसी विल बी एस्टेब्लिश किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ताकि वो एसएसआर का अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। मतलब सेंट्रल लेवल पे एक एजेंसी क्रिएट होगा जो कि पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करेगा एसएसआर को अच्छी तरीके से, और फॉलो भी करेगा कि कौन फॉलो कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं। उसके लिए बजटरी सपोर्ट का भी मतलब बजट में प्रस्ताव रखा जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा, और ये हमारा सितंबर का आज का पहला था। धीरे धीरे हम करके अब सितंबर भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, अक्टूबर करते करते मई मतलब अप्रैल मंथ तक हम कंप्लीट कर लेंगे एग्जामिनेशन से काफ़ी पहले। आप टेंशन मत लीजिए, भले ही एग्जामिनेशन अभी 31 मई से पोस्टपोन तो होने वाली है, कब होने वाली है अभी पता नहीं, बट जब भी हो हमारा टारगेट है मई मंथ में हम कंप्लीट कर लेंगे। आप निश्चिंत रहिए, रिविजन्स करते रहिए, जल्दी आप भी सेलेक्ट होंगे, और हमारे सारे फ्रेंड जितने हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग सेलेक्ट होंगे। मैं तो उम्मीद करूंगा सभी का सिलेक्शन हो जाए, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद, स्टे सेफ, जय हिंद।